काबुल एयरपोर्ट पर हजारों की भीड़ पर एक बार फिर से आतंकी हमले की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की वजह से आफत, नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से बाराबंकी में सरयू उफान पर, तो गोरखपुर में बाढ़ की वजह से करीब 2 लाख लोग मुश्किल में। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने की मांग पर सियासत तेज। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ महाराष्ट्र के कई शहरों में किया प्रदर्शन। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने रचा इतिहास। अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में भारत को पहला गोल्ड दिलाया। दिल्ली में 1 सितंबर से खुलने लगेंगे स्कूल। पहले चरण में सिर्फ 9वीं से 12वीं तक की क्लास लगेगी। ये सारी खबरें आपको दिखाएंगे सीधे फील्ड से। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। काबुल एयरपोर्ट पर हजारों की भीड़ पर एक बार फिर से आतंकी हमले की कोशिश की गई। 5 रॉकेट्स दागे गए। अमेरिका ने हमले को नाकाम किया। जलती हुई गाड़ी की ये तस्वीरें उस आतंकी हमले की नाकाम कोशिश की हैं जो अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट के पास किया गया। सुबह हवाई अड्डे की तरफ जाने वाली सड़क से हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 5 रॉकेट फायर किए गए, लेकिन अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने बीच रास्ते में ही मार गिराया। यह ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो एयरपोर्ट की तरफ आ रहे रॉकेट और मिसाइलों को पहले ही नष्ट कर देता है। इस हमले के बारे में अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को जानकारी दी है। अमेरिका ने कहा है कि काबुल एयरपोर्ट पर चल रहे अभियान को जारी रखा जाएगा। आतंकियों को ऐसे ही करारा जवाब दिया जाएगा। इससे पहले अमेरिका ने ड्रोन से एक घर और एक कार पर हमला किया था। अमेरिका का दावा है कि इस घर से विस्फोटक लेकर कार काबुल एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। काबुल एयरपोर्ट पर यह वही कार है जिससे सुबह रॉकेट हमले किए गए थे। देखिए इस कार में तबाही फायर करने के लिए कैसे पूरे इंतजाम थे। अफगान मीडिया के मुताबिक इस कार के पीछे से ही 5 रॉकेट्स को काबुल एयरपोर्ट की तरफ लॉन्च किया गया था। इन रॉकेट्स को अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया। फिलहाल किसी आतंकी समूह ने इन रॉकेट्स को दागने की जिम्मेदारी नहीं ली है। काबुल में आतंकी साजिशकर्ताओं पर अमेरिका का वार, मगर तालिबान ने कहा 31 अगस्त के बाद अमेरिका के लिए इस तरीके की कार्रवाई करना नहीं होगा मुमकिन। तालिबान ने अफगानिस्तान में सियासी और इंतजामी कंट्रोल संभाल लिया है। तालिबान ने यह भी वाजे कर दिया है कि 31 अगस्त जो है वो आखिरी डेट होगी इनखला की, इसमें तोसी नहीं की जाएगी। अफगानिस्तान के काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब भी अमेरिकी सेनाओं का नियंत्रण है। अमेरिका यहां से अपने सैनिकों और नागरिकों को सुरक्षित निकाल रहा है, मगर ऐसे में सभी की नजरें इस बात पर हैं कि आखिर 31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान की तस्वीर क्या उभरती है। तालिबान की वापसी के बाद अफगानिस्तान दुनिया भर के मोस्ट वांटेड आतंकियों का स्वर्ग बनता दिख रहा है। दुनिया के कुख्यात आतंकी संगठन अल-कायदा का टॉप कमांडर अमीनुल हक भी अफगानिस्तान लौट आया है, वो भी कई बरसों के बाद। अमीनुल हक जब आया तो उसके साथ भारी भरकम सुरक्षा इंतजाम थे और वो गाड़ी खुद ड्राइव कर रहा था। अमीनुल हक के समर्थक उसके साथ सेल्फी खिंचवाने लगे, फोटो खिंचवाने लगे। ये कितना खूंखार आतंकी है इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि अमीनुल हक अल-कायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन का सिक्योरिटी इंचार्ज था। अमीनुल हक 1980 के दशक से ही ओसामा बिन लादेन से जुड़ा हुआ था। जब लादेन तोरा बोरा की पहाड़ियों में था तब हक उसकी सिक्योरिटी का काम देखता था। काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले में मारे गए सैनिकों को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी श्रद्धांजलि। 13 अमेरिकी सैनिकों के शव अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका में एयरफोर्स बेस पर ये उन जवानों के शव हैं जो काबुल एयरपोर्ट हमले में मारे गए थे। जैसे ही अमेरिकी सैनिकों के शव पहुंचे, खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने शहीद सैनिकों को सलाम किया। इस दौरान जो बाइडेन के साथ उनका परिवार और अधिकारी मौजूद रहे। काबुल में पिछले हफ्ते फिदायीन हमले में मारे गए 13 अमेरिकी सैनिकों के शव रविवार को अमेरिका के डेलावेयर लाया गया। पूरे सम्मान के साथ डोवर एयरफोर्स बेस पर उतारा गया। काबुल एयरपोर्ट पर गुरुवार को फिदायीन हमला हुआ था। इस हमले में 174 लोग मारे गए थे, जिसमें से 10 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक थे। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की वजह से आफत, नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से बाराबंकी में सरयू उफान पर, तो गोरखपुर में बाढ़ की वजह से करीब 2 लाख लोग मुश्किल में।
बाढ़ और बारिश ने ये हालात उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बिगाड़े हैं। यहाँ करीब 170 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। राप्ती, घाघरा के साथ सहायक नदियों का पानी बढ़ने से ये आफत आई है। लोगों का जीना मुहाल है। खाने पीने को मोहताज लोगों को सरकार की मदद का इंतजार है। अब देखिए बाराबंकी की ये तस्वीरें। यहाँ सरयू नदी में बाढ़ से बर्बादी हुई है। नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से सरयू नदी का पानी बढ़ गया है और यहाँ किनारे वाले इलाके में घुस गया है। 100 से ज्यादा गांव यहाँ भी प्रभावित हैं। बाराबंकी में बिगड़े हुए हालात को देखते हुए कई जगहों पर रेस्क्यू टीम तैनात किया गया। फंसे हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर निकाल कर ले जाया जा रहा है। मैं इस वक्त वैशाली जिले में हूँ। भगवानपुर प्रखंड है और हरिवंशपुर गांव। स्थिति क्या है यहाँ पर? आसपास में जिन लोगों के घर है, इनके घरों में क्या हालात है ये देखिए जरा। अब ऐसे में भला कोई कैसे रहेगा? पूरे घर में पानी है, पूरा का पूरा पानी। और पिछले लगभग 10 दिन से ऐसी ही स्थिति है। लोगों के पास रहने के लिए नहीं है, कुछ खाने के लिए नहीं है। खाने के नाम पर क्या है, तो ये सामने आपको महिला दिख रही है, हेमंता देवी। मैंने पूछा क्या खाती हैं, तो इन्होंने इस तसले में ये घोंघा दिखाया है मुझे। ये उपाय है इनके पास खाने के लिए। दूसरा घर मैं आपको दिखा दूं एक बार। इस घर में भी वही स्थिति है, क्योंकि सामान निकाल के कहाँ जाएंगी? सड़क पर पानी है, घर में भी पानी है। क्या नाम है आपका? आरती कुमारी। तो सड़क पे क्यों नहीं रह रही हैं? पानी है पूरा। पानी हाँ कहाँ है? अच्छा, सड़कों पर आपको स्थिति में जरा दिखा दूं। प्रशासन को लग रहा होगा कि यहाँ पर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। जरा कैमरा पर्सन विशाल राय मेरे तस्वीर दिखाएंगे। ये सड़क है और इस तरफ की स्थिति जरा दिखाइए, पूरा ही पानी है। मतलब इंसान जाए तो जाए कहाँ? पूर्वोत्तर राज्य आसाम में बाढ़ से आफत। यहाँ 2.5 लाख लोगों पर मंडराया है संकट। कच्चे घर हैं लेकिन वो भी पानी ने यहाँ छीन लिए हैं। खेतों से घरों तक पहुँचने के लिए अब नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आसाम के गुवाहाटी की हैं। गुवाहाटी के अलावा आसाम के 1 दर्जन से ज्यादा जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं। प्रशासन के मुताबिक 2,58,000 लोगों पर बाढ़ का असर पड़ा है। ज्यादातर इलाकों में अब तक मदद नहीं पहुंच पाई है। ब्रह्मपुत्र के साथ कई और नदियों का पानी बढ़ने से आसाम में आई है ये आफत। उत्तराखंड में फिर फटा बादल। धारचूला में बादल फटने से बड़ी तबाही। सैलाब की चपेट में आकर कई लोगों की मौत। रात के अंधेरे में इस तरह पहाड़ पर आफत आई। तस्वीरें साफ नहीं हैं, लेकिन लोग यहाँ बचकर भाग रहे हैं। अब देखिए रात की तबाही का दिन के उजाले में मंजर। तस्वीरें धारचूला की हैं। बादल फटने से यहाँ पहाड़ पर सैलाब आ गया। 7 लोग लापता हो गए, जिसमें से कुछ लोगों के शव बरामद हुए हैं। बादल फटने से आए इस सैलाब से कई घर भी बर्बाद हो गए। बादल फटने से प्रभावित इलाके में एक झील बन गई है, जिसकी वजह से धारचूला पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी है। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने की मांग पर सियासत तेज। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ महाराष्ट्र के कई शहरों में किया प्रदर्शन। महाराष्ट्र के नासिक में मंदिर के बाहर भजन कीर्तन और शंखनाद सुनाई दिया। पुणे में बीजेपी के वरिष्ठ नेता चंद्रकांत पाटिल ने शंख बजाकर प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी आरती घंटी बजाकर फिर से मंदिर खोलने की मांग की गई। महाराष्ट्र में आज पूरे दिन इसी तरह मंदिर खोलने की मांग पर हंगामा मचता रहा। मुंबई, पुणे के मंदिरों के बाहर बीजेपी और पुलिस के बीच इसी तरह आमना सामना हुआ। भाजपा नेता राम कदम समेत कई बीजेपी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। बीजेपी पूछ रही है कि उद्धव सरकार शर्तों के साथ मंदिर खोलने का ऐलान क्यों नहीं करती। महाराष्ट्र की ये ठाकरे सरकार हिंदू त्योहार आने पर स्वयं एयर कंडीशन बंगले में बैठकर सबूरी की नसीहत देती है और हिंदू त्योहारों पर पाबंदी लाती है। महाराष्ट्र में कोरोना के ज्यादा मामले सामने आने की वजह से मंदिर में दर्शन की छूट नहीं दी गई है। महाराष्ट्र में प्रतिदिन कोरोना के 5,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। पंजाब में नहीं सुलझ रहा कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा।
नवजोत सिंह सिद्धू ने बिजली के मुद्दे पर विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग की तो चुनाव में कैप्टन के चेहरे को लेकर प्रगट सिंह ने उठाए सवाल। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के इस ट्वीट से कांग्रेस की कलह फिर तेज हो गई है। सिद्धू ने ट्वीट कर लिखा, पंजाब सरकार विधानसभा का सत्र बुलाकर बिजली खरीद करार रद्द करे। इससे पंजाब के सभी लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने में मदद मिलेगी। सिद्धू की इस मांग को सीधे कैप्टन अमरिंदर सिंह की नीतियों पर निशाना माना जा रहा है। इस बीच प्रगट सिंह ने आने वाले चुनावों में अभी से अमरिंदर को सीएम चेहरा बताने पर कांग्रेस नेता हरीश रावत पर नाराजगी जताई है। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव है और यहाँ हर दिन कांग्रेस के घर में नया झगड़ा सामने आ जाता है। दिल्ली में 1 सितंबर से खुलने लगेंगे स्कूल। पहले चरण में सिर्फ 9वीं से 12वीं तक की क्लास लगेगी। स्कूल खोलने को लेकर दिशा निर्देश हुए जारी। दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी ने 1 सितंबर से स्कूल खोलने की सिफारिश की थी। अब डीडीएमए यानी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने शर्तों के साथ स्कूल खोलने की इजाजत दे दी है। नियम ये होंगे, स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। पहले 9वीं से 12वीं तक की क्लास लगेंगी। हर क्लास में 50% बच्चों को ही एक साथ बैठाया जाएगा। हर स्कूल में एक क्वारंटीन रूम तैयार किया जाएगा। जिन बच्चों में लक्षण दिखेंगे उन बच्चों को डॉक्टर की मदद मिलने तक क्वारंटीन रूम में रखा जाएगा। मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में 1 घंटे का गैप रखा जाएगा। वैक्सीन लगवाने वाले स्टाफ को ज्यादा प्रमुखता दी जाएगी। इसके साथ ही ऑनलाइन क्लास भी चलेगी। बिना अभिभावकों की मंजूरी के बच्चों को स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। माता पिता पर बच्चों को स्कूल भेजने का दबाव नहीं बनाया जाएगा। टोक्यो पैरालंपिक्स में सोने चांदी की बरसात। भारतीय खिलाड़ियों ने आज 1 गोल्ड मेडल समेत 4 मेडल जीतकर किया है शानदार परफॉर्मेंस। टोक्यो पैरालंपिक्स में आज भारत के लिए कामयाबी भरा दिन रहा। हमारे खिलाड़ियों ने 2 गोल्ड और 2 सिल्वर समेत 5 मेडल जीते हैं। शूटिंग में अवनी लेखरा और जैवलिन थ्रो के F64 कैटेगरी में सुमित ने आज गोल्ड मेडल जीता, तो डिस्कस थ्रो में योगेश कथुनिया ने सिल्वर मेडल जीता। जैवलिन थ्रो में ही देवेंद्र झझड़िया ने सिल्वर और सुंदर सिंह गुर्जर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इस तरह से भारत ने अब तक टोक्यो पैरालंपिक्स में 7 मेडल जीत लिए हैं। खिलाड़ियों के इस शानदार प्रदर्शन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों के साथ बात की और उन्हें बधाई दी। हालांकि सिटिंग डिस्कस थ्रो का मेडल जीतने के बावजूद भारत ने गंवा दिया है। वजह यह है कि ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले विनोद कुमार की क्लासिफिकेशन कैटेगरी को लेकर कुछ देशों ने आपत्ति जताई थी। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने रचा इतिहास। अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में भारत को पहला गोल्ड दिलाया। राजस्थान की अवनी लेखरा ने पैरा ओलंपिक शूटिंग में देश के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता। जयपुर की रहने वाली अवनी पैरा ओलंपिक गेम्स में गोल्ड जीतने वाली भारत की पहली महिला एथलीट भी हैं। उन्होंने महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल के क्लास SH1 के फाइनल में 249 पॉइंट स्कोर कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। जयपुर के रहने वाली अवनी ने 9 साल पहले कार एक्सीडेंट में अपने दोनों पैर गंवा दिए थे। अवनी व्हील चेयर पर हैं। अब उनके गोल्ड मेडल पर निशाने के बाद जयपुर समेत पूरा देश जश्न मना रहा है। अवनी ने एक हादसे में अपने दोनों पैर गंवाए थे, जिसके बाद वो डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो शानदार वापसी की है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा है। अमेरिका पर बड़े तूफान का खतरा। इदा तूफान की वजह से कई राज्यों में बर्बादी हुई। तूफानी हवाएं चल रही हैं। एक घर की कच्ची छत टूट गई। सड़क किनारे बना ये गैस स्टेशन बर्बाद हो गया। ये बवाल इदा तूफान ने अमेरिका में मचाया है। लुइसियाना में सबसे ज्यादा तबाही देखी जा रही है। यहाँ के तटीय इलाकों में तमाम स्कूल और पब्लिक प्लेसेस बंद कर दिए गए हैं। ज़्यादातर फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं और लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। अमेरिका के न्यू ऑरलिन्स में तूफानी हवाओं की वजह से बिजली की सप्लाई ठप हो गई और पूरे इलाके में अंधेरा छा गया। इदा तूफान मेक्सिको की खाड़ी से उठा है और अमेरिका के कई प्रांतों पर इसका संकट है। इदा तूफान के टकराने से पहले ही यहाँ पर बर्बादी दिख रही है।
रात में श्री कृष्ण के जन्म के जश्न का है इंतजार। आज जन्माष्टमी है, भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव। गोकुल मथुरा समेत देश भर में यह त्योहार बेहद धूमधाम से मनाया जा रहा है। सोहर गाकर शुभकामनाएं दी जा रही हैं। मथुरा को पूरी तरह से सजा दिया गया है। जगह जगह भक्तों के लिए सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। ब्रज में जन्माष्टमी मनाने के लिए दूर दूर से कलाकार पहुंचे हैं। झांकियां सजी हैं, राम का दरबार लगा है। भक्तों को भगवान श्री कृष्ण के जन्म का बेसब्री से है इंतजार। रात 12 बजे पालकी पर सवार लड्डू गोपाल की पूजा के बाद उपवास करने वाले व्रत खोलेंगे। कश्मीर की गलियों में धूमधाम से मना कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार। कश्मीरी पंडितों ने निकाली शोभा यात्रा। हाथों में ढोलक और घंटियां, भजन गूंज रहे हैं भगवान कृष्ण के। ये शोभा यात्रा श्रीनगर के हब्बा कदल में निकाली गई। यहाँ कई मोहल्लों से होते हुए ये शोभा यात्रा लाल चौक के पास भी गुजरी। इससे पहले खराब हालात होने की वजह से इस तरह श्रीनगर में कृष्ण शोभा यात्रा नहीं निकल पाई, लेकिन अब 370 हटने के बाद का असर साफ दिख रहा है। श्रीनगर की इस शोभा यात्रा में भाईचारे की मिसाल भी दिखी। यात्रा कश्मीरी पंडितों ने निकाली और मुस्लिम समुदाय ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। सीधे फील्ड से मैं अभी के लिए बस इतना ही। रात 10:30 बजे फिर हाजिर होंगे सीधे फील्ड से नई खबरों के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।